नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने रामबाण अकेडमी पर। तो भाइयों, आज से हम आपके लिए एक यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक विशेष क्लास शुरू कर रहे हैं, हिंदी की। आज इसको यूपी पुलिस कांस्टेबल की हिंदी का पहला दिन है, ये लेकर चल रहे हैं हम। और यही सीरीज जो है मतलब आपकी पूरी यूपी पुलिस के लिए हिंदी को बिल्कुल कंप्लीट करा देगा। तो इसमें डे 1 है। आज पहले हम आपको ये बताएंगे आज की क्लास में कि भाई हमें अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी है तो हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद फिर उनमें से हम जो अल्फाबेट्स यानी वर्णमाला होती है उसके बारे में बात करेंगे, कुछ शब्दों के बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे आज की क्लास में। राम राम जी, अभी अभी जी, प्रीति पाल जी, अंजू पाल जी, भाटी जी, विन्नी जी, विकास जी, निक्की याद प्रजापति जी, नेहा नागर जी, भाटी जी, सौरभ कवेसला जी, आयुष कसाना जी, कसाना 24 जी, फौजी गुर्जर जी। राम राम जी भाई, सभी को नमस्कार और सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने रामबाण अकेडमी पर। तो आज जो है हम मतलब डे 1 है, और डे 1 अगर आप इसको ढंग से लेते हैं तो याद रखना आपका ये नींव बहुत मजबूत हो जाएगी। उसके बाद बिल्डिंग कैसी बना लीजिए। तो एक तो क्लास को जो है ना शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ढंग से देखना है। इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपने पढ़ रखी होंगी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, हमने पढ़ तो सब कुछ रखा है लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रहती है। तो उसको दूर करना, इस बार टारगेट ये लेकर चलो कि हमने चाहे 10 बार पढ़ रखा, लेकिन इस बार ऐसे पढ़ना है कि हमें कोई समस्या ही ना बचे आगे के लिए। ठीक है भाई? भाई यहाँ पीछे वाली टॉपी दिला दो, क्या बात है भाई। हम तो यही चाहते हैं भाई, आप सबको टॉपी मिले। बिल्कुल जी, आशीष जी। ओके राहुल, यूपी जी। चलो शुरू करते हैं। तो यूपी पुलिस के लिए स्पेशल हिंदी डे 1। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी में। आपको जो हिंदी है यूपी पुलिस के लिए, उसमें क्या क्या पढ़ना होता है हिंदी व्याकरण में। इस व्याकरण से अलग हिंदी साहित्य भी आता है थोड़ा सा। तो मैं सिर्फ व्याकरण की बात कर रहा हूं, हिंदी साहित्य भी पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत ज्यादा गहराई से मैं बोलता हूं कि बहुत ज्यादा गहराई से उतरना नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूर है। ठीक है, आ जाते हैं। तो क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। हिंदी व्याकरण में पहले तो आता वर्ण विचार। ठीक है, वर्णमाला क्या है, उसमें स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ये हमें पढ़ना है। ये आज ही का टॉपिक है, ये आज कंप्लीट हो जाएगा। स्वर में कौन कौन से होते हैं, व्यंजन क्या क्या होते हैं, महाप्राण क्या है, अल्पप्राण क्या है, विवर्त स्वर क्या, अर्धविवर्त स्वर क्या है, उस व्यंजन संघर्षी व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, ये सब हम पढ़ने वाले आज। ठीक है। इसके बाद शब्द विचार। शब्द विचार का ये अगला। इनमें से आज हम कुछ शब्दों को, महत्वपूर्ण शब्दों को, विलोम शब्द, पर्यायवाची में कुछ शब्द लेकर चलेंगे, लेकिन ये वाला टॉपिक आज शुरू नहीं करेंगे, पहले ही बता रहे हैं। शब्द भेद, शब्दों के भेद क्या होते हैं, तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज क्या होते हैं, विदेशी शब्द क्या होते हैं, शब्द रचना की जो सिस्टम है उन सबको हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये हमारा सिलेबस में आता है। और बढ़ते हैं भाई। इसके बाद फिर रूप विचार की बात करते हैं, तो फिर विकारी शब्द, अविकारी शब्द, ये सब आ जाते हैं, जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मादि बोधक, इनमें ऊपर विकारी है, नीचे अविकारी शब्द। इन सबको भी हमें पता होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये भी हमारे सिलेबस में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। फिर वाक्य विचार, वाक्य के भेद क्या क्या होते हैं, कितने तरह के वाक्य होते हैं, वाक्य की रचना कैसी होती है। फिर वाच्य, वाक्य ऊपर यहां वाच्य। ठीक है, जैसे कर्तुवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, जिसे हम वॉइस बोलते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वही चीज है। ठीक है, फिर काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। फिर भूत में आसन भूत कौन सा है, भविष्य में हेतु मत कौन सा है, ये सब जो है हम काल में पढ़ते हैं। ठीक है, वचन, पुरुष, पुरुष जो होता है प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। वचन, ठीक है, एक वचन, बहुवचन में। लिंग भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में। और कारक जो हमारे होते हैं कि भैया ये अपादान कारक है, ये संबंध कारक है, ये अधिकरण कारक है, इन सब के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, पूरा पढ़ना है हमें। ये आपका सिलेबस। अभी और चलेंगे तो आपसे मैं ये कहूंगा कि आप जो ना इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, पूरे सिलेबस का स्क्रीनशॉट होना चाहिए। तो पहला स्क्रीनशॉट लीजिए ये। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद जी देखिए, दूसरा स्क्रीनशॉट लीजिए ये। वर्ण और शब्द के बाद रूप विचार आ गया। इसके बाद तीसरे में स्क्रीनशॉट लीजिए ये, अभी पढ़ाना शुरू करने वाले हैं बस। ये भी स्क्रीनशॉट लीजिए। नमस्कार जी, नमस्कार भाई सभी को। हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें इसमें संधि और समास भी पढ़ना है।
संधि में कौन सी होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि क्या होती है, विसर्ग संधि क्या होती है, ये पढ़ना है। समास में हमारे सारे समास पता होने चाहिए, द्वंद्व समास, द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययभाव समास क्या होते हैं, ये सबका पता होना चाहिए हमें। ठीक है, चलते हैं। इसके बाद यहां पर एक समास नहीं लिखा हुआ, कर्मधारय समास भी होता है, वो भी पता होना चाहिए भाई। ओके भाटी जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, यहां तक लिख लिया, स्क्रीनशॉट लेते रहो भाई। इसके बाद चलते हैं, फिर जो सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, वो ये गलती करते हैं, वो इस वाले सेक्शन में सबसे ज्यादा कमजोरी होती है। मैं कई बार कह चुका हूं बच्चों से, ये सबसे ज्यादा कमजोरी होती है। और यूपीएसआई में इस एक एक टेस्ट में 4-4, 5-5 क्वेश्चन है इसी से, मुहावरे और लोकोक्ति से। बच्चे सारे को पढ़ लेते, इसमें लापरवाही करते। इस बार आपको ये लापरवाही नहीं करनी है, याद रखना। मुहावरे और लोकोक्तियां, इडियम्स एंड फ्रेजेस बोलते हैं, जरूर पढ़ना है। अलंकार में शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, ये भी पढ़ेंगे। छंद, रस, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, बस मैं ये कहता हूं कि ये जो छंद है, इस पर ज्यादा गहराई से नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा हल्का ही रखना चाहिए। इस पर ज्यादा, बहुत सारे बच्चे क्या कि इसके ज्यादा गहराई में उतरते हैं। अब उससे क्या होता है कि समझौता हो जाता है दूसरे सब्जेक्ट से। पढ़ लेना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा गहराई से उतरने की जरूरत नहीं है। ओके भाई। हाँ जी, यूके जोशी मठ जी, क्या बात है, उत्तराखंड जोशी मठ, नमस्कार भाई, नमस्कार। चलते हैं, ये आपका सिलेबस हो गया। अब हम शुरू करते हैं। आज की शुरुआत में हम पहले लिखते हैं हिंदी संख्या। सबसे पहली चीज, जब आप हिंदी लिखते हैं तो बच्चों को, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हिंदी लिखना नहीं आता, हिंदी की संख्याएं लिखनी नहीं आती, तो पहले आप उसी से करते हैं। अब हिंदी संख्याओं में अगर मैं आपसे कहूं कि भैया एक संख्या लिख दी हमने हिंदी में, ये कितना लिखा हुआ बताना भाई। ओके जी, उत्तराखंड से देख रहे हैं जी, उत्तराखंड जोशीमठ से जी, बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत है भाई रामबाण अकेडमी पर। बताइए ये कौन सी संख्या लिखी हुई है? शिवानी कसाना जी नमस्कार, तनिष भाटी जी, विकास जी, विकास सैनी जी, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। हर्ष बैसला जी, प्रीतिपाल जी, आरती जी, ओके। आदेश नागर जी, आदेश कागरा जी, ओके, बहुत अच्छे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब तो भूल गए हैं जी, बिल्कुल यही तो है ना, भूल रहे हैं। तो पहले तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ये 87 लिखा हुआ है, ज्यादातर का सही है, एक आध को छोड़ दे तो 87 लिखा हुआ है जी। ठीक है जी। तो अब हमें इतनी संख्याएं कैसे याद होगी कि कौन सी संख्या क्या लिखी हुई है? तो इसके लिए देखिए भाई, सारे अंक ही तो याद करने हैं बस, बाकी तो आप जानते हैं। अगर आपको अंक याद हो कि ये 8 है, ये 7 है, तो आप 87 लिख दिया बस, आपको पता होना चाहिए। तो आपको सिर्फ 9 तो अंक लेना है, 0 तो सबकी बराबर होती है। तो देखिए हिंदी संख्याएं में एक का अंक कैसे लिखा जाता है, मतलब जो हम एक ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में, इसमें क्या करते हैं, घुंडी बना देते हैं बस, एक। ठीक है, या फिर बिल्कुल ये ही कर देना है। ठीक, ये भी एक है, और हल्की सी घुंडी ऐसे घुमा दे तो भी एक है। ठीक है, दूसरा, दो को कैसे लिखते हैं, हिंदी और इंग्लिश का दो ही सेम है। इंग्लिश का जो, इसका हिंदी इंग्लिश का जो 3 है, वो 3 में क्या करते हैं, एक घुंडी एक्स्ट्रा लगा देते हैं, 1 2 3। फिर 4 जो है इस तरह का बना हुआ है, ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, ये 4 ही होता है। बहुत सारे ऐसे करते, बहुत सारे ऐसे करते, 4 है इंग्लिश हिंदी में। फिर 5 कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है 5, जैसे वाई लिख दिया हो ऐसा 5 होता है भाई। इसके बाद 6 कैसे लिखते हैं, 6 ऐसे लिखते हैं उल्टा 3। देखिए 3 का उल्टा दर्पण प्रतिबिंब बना दे तो 6 होता है। इसीलिए तो कहते हैं, जब देखिए अगर 36 का आंकड़ा बोलते हैं ना, 36 का आंकड़ा चल रहा है, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे दोनों एक दूसरे नाराज होकर रूठ कर बैठे हैं, एक ने इधर को मुंह कर रखा है, एक ने इधर को, यानी दोनों में सहमति नहीं बन रही है, आप आपस में मनमुटाव है, तो उसको बोलते हैं 36 का आंकड़ा होना। तीनों 6 एक दूसरे के प्रतिबिंब है। 7 अभी बताया था ऐसे होता है, 8 ये होता है, और 9 में ये होता है। ठीक है, तो ये आपको अगर ये याद है तो आप कोई भी संख्या लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा, चलते हैं भैया। अब हम बात करेंगे पहले वर्णों की, फिर आएंगे हम शब्दों पर। पहले बात करते हैं हम वर्ण क्या होता है, जो कि हमने पहले ही बताया था। वर्ण, वर्ण का मतलब है अक्षर, और वर्ण से ही मिलकर बना वर्णमाला। जैसे इंग्लिश में 26 अक्षर होते, ए से लेकर जेड तक, इसे बोलते हैं इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 होते हैं, ऐसे हिंदी में भी अक्षर होते हैं। हिंदी में 52 होते हैं भाई वैसे,
ठीक है, अगर संयुक्त वगैरह को अलग कर दे तो ठीक। तो मतलब अलग अलग सिस्टम बनने का और भी बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन 52 अक्षर याद रखने। अब वर्ण का मतलब क्या होता है, जैसे ये जो है ये वर्ण है, लेकिन इसमें भी ये दो चीज है। ये वास्तव में क्या जो लिखा होता है, ये इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। ये कैसे होता है इस पर आ रहे हैं। तो वर्ण क्या होता है, अक्षर। अक्षर का मतलब क्या होता है, जो क्षर नहीं हो सकता, जिसको आप टुकड़े नहीं कर सकते। तो वर्ण जो होता है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इसके जो है इसके टुकड़े नहीं कर सकते। वर्ण मिलकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। वर्ण मिलकर शब्द बनता है। जैसे हमने 2 या 3 या 4 वर्ण मिला दिए, जैसे हमने एक लिया कान, अब इसमें का और न मिलकर कान बन गए। एक हमने ले लिया न और ल मिलकर नल हो गया, ये शब्द है। अब शब्द बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तो हम शुरुआत वर्ण पर करेंगे, फिर शब्दों पर बाद में आएंगे। शुरुआत करते हैं भाई, आ जाते हैं। सभी को नमस्कार भाई, जो लेट जुड़ रहे हैं उनको भी नमस्कार। वर्ण, वर्ण के लिए क्या कह रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अर्थात वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अभी बताया मैंने, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हैं। जैसे आ, ई, का, ट, ये सब क्या है, ए, ई, के, ट, ये सब क्या है, वर्ण है। अलग अलग वर्ण है, ठीक है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। कोई नई चीज नहीं है इसमें। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में दो शब्द मतलब वर्ण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अच्छा जी, रहित और सहित में क्या अंतर है भैया जी, एक सवाल में प्रॉब्लम है, रहित और सहित में क्या अंतर है। सहित का मतलब होता साथ, और रहित का मतलब होता के बिना, ठीक है। अगर सहित है तो किसी चीज के साथ होता है, सहित का मतलब साथ। जब दो चीजें एक साथ है तो उसको सहित बोलेंगे। जैसे वह अपने बच्चों सहित दावत में आया, सहपरिवार आया तो बच्चों सहित दावत में आया, बच्चों के साथ आया, ठीक है। अब यहां पर कहेंगे आजकल शहर जो हैं जल रहित हो रहे हैं, यानी आजकल शहरों में जल की समस्या हो रही है, जल के बिना हो रही है। जल रहित समझ में आ गया होगा, ओके। उम्मीद करेंगे ये चीज समझ में आई होगी। अब हमने क्या पढ़ा भाई, हमने पढ़ा वर्ण। वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है, मूल ध्वनि जिसके खंड नहीं या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण बोलते हैं। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आप स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलिए भाई, लीजिए, मैं साइड होता चलूंगा। अच्छा, मतलब मैं समझाते हुए चलूंगा, लेकिन फिर जब इसके स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे कि आपके प्रॉपर नोट्स बन सके। स्वर की बात करते हैं। ये जो स्वर होते हैं, ये स्वर वो होता है जिसका उच्चारण हम बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के कर सकते हैं। इनका जब उच्चारण करते हैं तो हवा डायरेक्ट निकलती है मुंह से, स्वर। और स्वर 11 स्वर होते हैं, जिनमें कुछ ह्रस्व होते हैं, कुछ दीर्घ होते हैं। व्यंजन वो होता है जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की जरूरत पड़ती है। स्वर का उच्चारण मतलब स्वतंत्र रूप से होता है, व्यंजन का उच्चारण करते समय में स्वर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अभी हम स्वर की बात करेंगे, फिर व्यंजन पर आएंगे धीरे धीरे भाई। हाँ जी, में पढ़ाया जाता 11। देखिए तनिष जी भाटी जी बोल रहे हैं, तो देखिए हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, लेकिन जो अयोग वाह है उनको भी पहले स्वर माना जाता था पहले। अभी अयोग वाह को स्वर नहीं माना जाता, ठीक है। आ जाते हैं, टेंशन मत लीजिए भाई। अकुल बैसला जी नमस्कार। वर्ण के बाद चलते हैं स्वर। अब स्वर का मतलब मैंने क्या कहा, स्वर, स्वर मतलब मात्रा है, स्वर को मात्रा भी कह सकते हो। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर को इंग्लिश में वोविल बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में 5 वोविल हैं, ऐसे ही हिंदी के स्वर होते हैं। स्वर को मात्रा भी कहते हैं। इसके उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता, जीभ ओठ का नहीं होता, ये ध्यान रखना है। स्वर के उच्चारण में कंठ का और तालु का उपयोग होता है। कंठ का और तालु, तालु मतलब जीभ के नीचे जो होती है, इसमें जीभ और होठ का नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं भाई। स्वर के 3 भेद होते हैं, स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। स्वर को क्या बोलते हैं, मात्रा भी बोलते हैं। स्वर को मात्रा बोलते हैं, जिनमें से टोटल स्वर कितने बताए मैंने, 11 बताए।
ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4 हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। टोटल 11 हो गए। अब कहेंगे जी 11 हो गए तो फिर प्लुत स्वर क्या है, उस पर भी आ रहे हैं। प्लुत स्वर इन्हीं में से किसी को प्लुत स्वर बनाया जा सकता है। कैसे बनेगा अभी आते हैं। ह्रस्व मतलब छोटा, ह्रस्व मतलब छोटा, अभी स्क्रीन पे आएगी आपके लिए। ह्रस्व मतलब छोटा, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 है। कौन सा है भैया? छोटा ए, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋषि का री, ये ह्रस्व स्वर है। और बाकी जो 7 है वो दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर में कौन सा आता है? बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, दोनों के दोनों ए और दोनों के दोनों ओ, ये सारे दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर में जितना टाइम लगता उससे डबल टाइम लगता दीर्घ में। जितना टाइम इसमें लगा इनमें टाइम ज्यादा लगेगा, और प्लुत में इससे भी ज्यादा लगता है। अगर इसमें 1 सेकंड का टाइम लगा तो इसमें 2, इसमें 3 या 3 से ज्यादा लगेगा। अब कहेंगे जी फिर प्लुत क्या होता है? सभी कुछ आएगा वैसे स्क्रीन पर भी। प्लुत ऐसा होता है जैसे हमें लिखना है ओम, तो हम ओम बोलेंगे ये ऐसे ही, लेकिन हमें क्या करना है, ऐसा लगा दिया। इंग्लिश का अक्सर एस जो होता है इस तरह का साइन लगा दिया, तो जैसे ओम बोलना, ओम किसी का नाम है ओम, लेकिन हम बोल रहे ओम, तो ओ को खींच दिया ओम, ऐसे को क्या बोलते हैं? प्लुत बोलते हैं। इसमें समय ज्यादा लगता है। अब देखा जाए तो ये किसमें? इसी का प्लुत बना दिया हमने। ठीक है, तो प्लुत क्या होता है? जिसमें इससे भी ज्यादा समय लगता है। अब यहां पर समझ में आया होगा, आ जाते हैं भाई ह्रस्व स्वर। पहले इससे भी पहले हमने क्या कहा? कुल स्वर कितने हैं भैया? 11 स्वर हैं। 11 स्वर, ह्रस्व 4 हैं, दीर्घ 7 है। यहां तक ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? स्वर को बोलते हैं मात्रा। मात्रा, जितने भी स्वर हैं इन सबको मात्रा बोला जाता है, लेकिन सभी की मात्रा दिखाई देती है 10 की, लेकिन एक स्वर ऐसा जिसकी मात्रा नहीं दिखती, वो है ए। ये जो हमारा छोटा ए होता है इसकी मात्रा नहीं होती। जैसे अगर हम देखें, हम कभी लिख रहे हैं, हमने लिखा कनक, तो इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए है, इन तीनों में ए की मात्रा छिपी हुई है लेकिन दिखाई नहीं देती। बाकी सभी की मात्रा होती है। जैसे आ की मात्रा, जैसे अगर हम आ की मात्रा लिखे, हमने लिखा राम, तो ये आ की मात्रा है। ठीक है, ये आ की मात्रा है, छोटे ए की मात्रा नहीं होती। ये चीजों पर ध्यान रखना भाई। ठीक है, दूसरे वैध छोटे ई की मात्रा, जैसे अगर हम बोले की और एक बोले की, तो इसमें जो छोटे, ये इधर जो आगे से मात्रा चढ़ती है वो छोटी होती है, और जो पीछे से चढ़ती है वो बड़ी मात्रा होती है। इसको थोड़ा जल्दी बोलेंगे और इसको थोड़ा लेट बोलेंगे। जैसे इसको बोलेंगे की और इसको बोलेंगे की। उसने कहा कि, उसने कहा कि, ये वाला की, यह है मोहन की गाय है, मोहन की गाय नहीं, मोहन की गाय है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अगर हमसे कोई कहे ये गलत लिखा हुआ दुख, ये बड़ी मात्रा होगी, दुख, दुख में ऊ की पर टाइम कम दे रहे, तो हमारी मात्रा छोटी चलती है, ऊ की छोटी मात्रा, ये छोटा हुआ दुख। लेकिन कहे वह दूर है या दूर है, देखिए एक तो कह रहा है दुख, बड़ा दुख, बड़े दुख की बात है, ऐसे नहीं कहते बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की, कम टाइम लिया। और कह रहा उसका घर बहुत दूर है, दूर, ऊ की मात्रा पे टाइम ले रहे, तो दूर के लिए ये बनेगा। समझ में आ गया? और तो पहचान में आ जाते हैं। बच्चे इनमें गलती करते हैं, छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा में, ओ और ई की मात्रा में गड़बड़ करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नमस्कार जी, पायल जी, रजित धामा जी, भाटी जी, कुलदीप जी, अकुल जी, बहुत बढ़िया। ठीक, चलते हैं। तो अब याद रखना है, स्वर का मतलब मात्रा होती है। टोटल 11 स्वर होते हैं, 4 ह्रस्व, 7 दीर्घ, और प्लुत किसी को भी बनाया जा सकता है। तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है आपको, जिससे कि आपकी पूरी नोट। ह्रस्व स्वर, शॉर्ट वोवेल्स, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग विष्णु जी, जय श्री राम भाई। हो गया ह्रस्व स्वर, बताया अभी मैंने। दीर्घ स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आपके सामने हैं स्क्रीन पर कौन कौन से।
मैं पहले अलग से भी बताऊंगा और बीच में मैं क्या करूंगा, बीच में आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी टाइम दूंगा, ठीक है। अच्छा एक बात और भाई, आपको लग रहा होगा ये सब चीज हमने पढ़ रखी है, लेकिन मेन चीज क्या है कि हम जब पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ छोटा सा पॉइंट मिस हो जाता है, उस पॉइंट को ही दूर करना है। जब आप एक चीज को कई बार पढ़े, तीसरी या चौथी बार पढ़ रहे हैं, तो फिर एक एक शब्द की बारीकी पर ध्यान दीजिए। पहली बार में क्योंकि हम नॉर्मल चीज पर ध्यान देते हैं, फिर शब्दों की बारीकी पर ध्यान देना शुरू करते हैं, और वो असली तैयारी हो जाती है, ठीक है। उम्मीद करेंगे यहां तक अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चलते हैं, रचित जी नमस्कार, भाई नमस्कार। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी 3 मात्राओं का समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाता है। 3 मात्रा, इसलिए इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, प्लुत को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसका चिन्ह ऐसा होता है, इंग्लिश के एस के आकार जैसा है, एस और 5 से मिलता जुलता, थोड़ा अलग टाइप का होता है लेकिन उसी टाइप का। जैसे सुनो, ओम, बचाओ, हे राम, राम, ऐसे। ये क्या हो गया, प्लुत हो गया। हो गया, यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हिंदी में साधारणतः प्लुत का प्रयोग नहीं होता, कम करते हैं, ऐसे नहीं कि होता नहीं, कम करते हैं। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है, इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिमात्रिक। क्यों त्रिमात्रिक, क्यों, क्योंकि इसमें 3 मात्राओं के बराबर समय लगता है, इसलिए त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, ठीक है। केवल यही नहीं बताऊंगा, वर्ण नहीं बताऊंगा, शब्द भी बताऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा भाई, और तब पता चलेगा आपने सीखा या वैसे ही बस ऐसे ही फिल्म के रूप में देख रहे हैं। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई है, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि आप टीचर की क्लास को फिल्म के रूप में देखें, मनोरंजन मत बनाओ भाई। ओके चलिए जी, अगले उस पर चलते हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर क्या होता है वो देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है। दोनों ए और दोनों ओ संयुक्त है, दोनों ए और दोनों ओ संयुक्त स्वर है। वास्तव में क्या है कि ये 2 स्वरों से मिलकर बने हुए, 2 मात्राएं मिलकर एक बड़ी मात्रा बन जाती है, एक मात्रा बन जाती है। इसीलिए ये जो देखिए, छोटा ए हो या छोटा ओ, ये भी दीर्घ स्वर में आता है भाई। ओके, आ जाते हैं भाई, ये स्वर कौन से, ये स्वर 2 अलग अलग स्वरों के मिलने से बनते हैं। जैसे छोटे ए का मतलब है ए और ई मिल जाए, ए और ई मिल जाए तो छोटा ए, और छोटा ई मिल जाए तो ए बनता है। छोटा ए के साथ बड़ा छोटा ए मिल जाए तो बड़ा ए बन जाता है, ठीक है। ए के साथ ओ मिल जाए तो ओ बनता है, और ए के साथ ओ मिल जाए छोटा वाला तो बड़ा ओ बनता है। अब ये कहेंगे जी कैसे, अब भाई एक काम करना, आप कोई भी इंग्लिश में जैसे टाइप करो, किसी का भी नाम लिख रहे हो, तो अगर आपने ये लिखा SAURABH, सौरभ, तो ये जो है ओ की मात्रा होगी या नहीं होगी, पता है ना, ओ की मात्रा हो जाती है, तो ये ओ की मात्रा बन जाती है, चेक कर लेना। ए और ओ मिलकर ओ बन जाते हैं, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं, याद रखना। अभी हम संयुक्त स्वर पढ़ेंगे, फिर संयुक्त अक्षर पढ़ेंगे और संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे, तीनों अलग अलग है। संयुक्त स्वर अलग है, संयुक्त अक्षर अलग है, संयुक्त व्यंजन अलग है। तो संयुक्त स्वर समझ में आ गया, 4 हैं, कौन कौन से वो समझ में आ गया होगा। अगले उस पर चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, चलो बस भाई, मैं साइड में इसलिए होता हूं। अब आते हैं अग्र स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ का कौन सा हिस्सा काम कर रहा है, जीभ का आगे का हिस्सा तो अग्र, मध्य का हिस्सा तो मध्य स्वर, और पीछे जीभ के पीछे वाला हिस्सा है तो पश्च स्वर। बस सिंपल सी बात है, कुछ नहीं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र या अगला भाग काम करता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे दोनों ई और दोनों ए, ई ए, जीभ का अगला हिस्सा काम कर रहा है, देख लीजिए। इनका उच्चारण जीभ के अगले भाग से होता है, जब इनका उच्चारण करते हैं तो जीभ का अगला भाग काम कर रहा है, चेक कर सकते हैं, इसे अग्र स्वर बोलते हैं। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य यानी बीच का भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे ए, अगर ए को देखेंगे तो ऐसे लगेगा जीभ के बीच में कुछ प्रभाव पड़ा है। हिंदी में एक स्वर केंद्रीय स्वर, केंद्रीय स्वर या मध्य स्वर है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, मध्य स्वर, ठीक है। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च यानी पिछला भाग, पश्च मतलब पिछला, अग्र मतलब आगे का, पिछला भाग काम करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, ऊ, दोनों ओ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए भाई।
हो गया। तो स्वर अभी हमने बताया स्वर कितने होते हैं, 11। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, फिर अग्र, मध्य और पश्च। मध्य स्वर में ए, जिसे केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। अब एक आता विवर्त, अर्धविवर्त और अवर्त और व्रत, वो भी आते हैं, उन पर भी आते हैं। अब हम वो कौन कौन से, सिंपल सी चीज है, अगर हम इनके शब्दों का अर्थ समझ रहे तो पता चलता है। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, जीव का कौन सा हिस्सा काम कर रहा है। संवृत या अर्ध संवृत, संवृत का मतलब है क्लोज। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुंह सबसे कम खुलता है, ऐसी मात्राएं जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुंह सबसे कम खुलता है, उन्हें संवृत कहते हैं। जैसे ई उ ऊ, ई उ ऊ, मुंह खोलने की जरूरत ही कहां पड़ी, बिना मुंह खोले ई उ ऊ, सबसे कम स्वर खोल गया। इन स्वरों का उच्चारण करते समय मुंह कम खुल रहा है भाई, सबसे कम यानी कम खुल रहा है। अर्ध संवृत, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुंह द्वार आधा बंद रहता, मतलब वो तो बिल्कुल बहुत ही कम खुल रहा था, अब आधा बंद रहता है, थोड़ा सा ज्यादा खुलता है, उसे अर्ध संवृत कहते हैं। जैसे ए ओ, देखिए ई और बोलेंगे ए ओ, मुंह ज्यादा खुल गया। ठीक है, अब इसकी फैलाव देखना, ऐसे ऐसे ऊपर को नहीं, इधर को। ठीक है, नमस्कार जी निकेत जी, नमस्कार भाई, राहुल तोमर जी, प्राची वैसला जी, नमस्कार। मुंह का फैलाव समझ में आया, ई उ, और अगर हम कहे ए ओ जो है, तो ये जो मुंह का फैलाव देखना कि किधर को हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है। लीजिए स्क्रीनशॉट। संवृत मतलब कम और अर्ध संवृत मतलब क्लोज है, तो बहुत सबसे कम खुलता है संवृत है, थोड़ा ज्यादा खुलता है अर्ध संवृत है। और चलते हैं, मुंह का खुलने का हिसाब है बस ये। विवृत ओपन, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुंह पूरा खुलता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ बोलेंगे तो बहुत ज्यादा मुंह खुलेगा आ, और वैसे भी तो बोलते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते बोलते आ करो, अगर मतलब मुंह खोलो भाई, डॉक्टर ही बोलता है ना, दार देखना भैया, आ करके दिखाओ, आ करके मतलब आ बोलोगे तो मुंह अपना आप खुलेगा। ओके, चलिए जी। अर्ध विवृत, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुंह आधा खुलता है। ठीक है, तो इस बार मतलब विवर्त वो संवृत था और यहां विवर्त हो गया है, तो यहां पर थोड़ा सा और मतलब सबसे ज्यादा विवर्त में खुलता है। ओके, सबसे कम संवृत में खुलता है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय वो आधा खुलता है उसे अर्धविवर्त कहते हैं। जैसे दोनों ए ओ और अणे, ये चारों स्वर अर्धविवर्त कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद करेंगे ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेते चलो, बस इन पर थोड़ा सा ध्यान रखना, मुंह खुलने का हिसाब है, संवृत में सबसे कम और विवृत में सबसे ज्यादा, ये ध्यान रखिए। इनको आपसे अर्धविवर्त अर्ध संवृत बहुत कम चांस बनता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम यहां पर अवृत्तामुखी और वृत्तामुखी। यहां पर देखिए, वहां भी वृत्त था लेकिन यहां पर अलग चीज है। वृत्तामुखी का मतलब है वृत्त, और अवृत्त मतलब, वृत्त का मतलब सर्किल। जिन स्वरों के उच्चारण के समय होठ वृत्तामुखी या गोलाकार हो जाते हैं, होठ जो है गोलाकार हो जाए, वो वृत्तामुखी है। जिनको बोलते समय हमारे वोटों में व्रत बन जाए, अब वो चाहे संवर्त है, चाहे विवर्त है, चाहे कोई भी है, लेकिन वो हमने एक नया रूप बना दिया कि भैया अगर होठों का आकार वृत्त के रूप में या गोल हो रहा है तो वृत्तामुखी हो जाता है। ठीक है, और जिनमें होठ अवृत्तामुखी या गोलाकार नहीं होता, अवृत्तामुखी रहता है यानी वृत्त के रूप में नहीं होता या गोल के रूप में नहीं होता, तो अवृत्तामुखी है। जैसे अगर हम ये इनका बोले ऊ ओ, इनको बोलेंगे तो होठ गोल हो जाएंगे, चेक कर लीजिए, ऊ होठ गोल बन रहे। ठीक है, और अगर हम बाकी को बोलेंगे ए आ ई ए होठ गोल नहीं बनते। ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी आपको, ये सबसे अच्छा समझ में आएगा। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। वृत्त आमुखी, जिसमें मुख जो है वृत्त के रूप में या गोल रूप में हो जाए, और अवृत्त आमुखी जिसमें क्या होता है, गोल के रूप में नहीं होता। ठीक है, ओष्ठ का आकार गोल नहीं होता, इनका उच्चारण करते समय ओष्ठ आगे से गोलाकार हो जाता। होठों पर ध्यान देना। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। और वृत्तमुखी कौन से, दोनों ऊ और दोनों औ। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, स्वर पढ़ा। स्वर को क्या बोलते हैं, मात्राएं बोलते हैं। अब देखिए, जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में कितनी मात्राएं हैं, 5, ए ई आई ओ यू।
इंग्लिश वालों ने क्या करा, 26 अल्फाबेट लिखे, उनका कोई सिस्टम नहीं है। 26 अल्फाबेट का कोई सिस्टम नहीं है, वो मात्राओं को भी अलग नहीं रख पाए। लेकिन हिंदी वालों ने क्या करा, हिंदी वालों ने वर्णमाला में पहले मात्रा रखी, फिर व्यंजन रखे, और बीच में अयोगवाह लगा दिया, जिसमें मात्रा और व्यंजन दोनों का मिश्रण था। ठीक है, तो मात्राओं के बाद आते हैं अयोगवाह, स्वर के बाद अयोगवाह। तो हिंदी वर्णमाला क्या कहती है, स्वर है, अयोगवाह है, और उसके बाद व्यंजन है, यानी वोविल और कॉन्सोनेंट और वोविल कॉन्सोनेंट के बीच अयोगवाह। और जो भी बात कर रहे थे वो याद रखना, पहले अयोगवाह को भी मात्रा ही माना जाता था, तो अगर अयोगवाह को मात्रा माने तो 13 मात्राएं बोली जाएगी फिर, वरना तो 11 मात्राएं। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया होगा। अब अयोगवाह दो कौन से होते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है, ये अयोगवाह होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला ऐसे शुरू होती है, ऐसे और औ तक स्वर है, फिर अयोगवाह है, फिर व्यंजन शुरू होते हैं, कै ख गै गै से, कै ख गै गै जो है ये व्यंजन शुरू हो जाते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं आगे क्या आता है। व्यंजन, अयोगवाह बीच में आगे मैंने बता दिया। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, यानी व्यंजन का उच्चारण करते समय बिना स्वर के बोल ही नहीं सकते। अगर हम ये बोल रहे हैं जैसे ये, तो ये इसमें क्या है कि ए छिपा हुआ, बाद में हमें इसका उच्चारण करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर हम कै बोले कै, तो ए का उच्चारण आएगा ही आएगा। तो इसीलिए इसमें कै के पीछे क्या है कि ए छिपा हुआ है, ए छिपा हुआ है, तो इसमें मात्रा है। अब इसी मात्रा को दिखाने के लिए इसका उच्चारण क्या, का के रूप में किया जाता, का। ठीक है, रजी धामा जी 10 वगैरह के चक्कर मत पड़ो। देखिए, जितना मैं ये कह रहा हूं, जितना आप बाल की खाल निकालोगे उतना परेशान रहोगे। जब आप टेस्ट में देखोगे तो बिल्कुल ही वो बहुत ज्यादा अपवादों पर ध्यान नहीं देते। 11 ही वर्ण है, 11 ही स्वर है, ये ध्यान रखना है। ओके भैया, और चक्कर में मत पड़ो। अच्छा जी, कै को साथ ए छिपा हुआ, इसलिए इसका उच्चारण का के रूप में करते हैं। लेकिन अगर हम कहेगी जी, अगर हम आ का नहीं बोले तो क्या है उसमें, है तो जैसे जैसे अगर हमसे कोई कहे कपिल, कै के बाद ए की, ऐसे इसको कापिल नहीं बोलेंगे ना, कापिल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कपिल। कै के बाद ए की मात्रा, कै पिल, कैपिल। ठीक है, तो इसको ऐसे भी नहीं कहेंगे कापिला, ले के बाद ए नहीं बोलेंगे हम, कपिल। ले के बाद ए आ नहीं है, ला नहीं है, ले। तो लेकिन ले के बाद ए का उच्चारण तो आ रहा ना, कपिल। ले के बाद ए का उच्चारण आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओके भाई, यहां तक समझ में आया। तो व्यंजन जो होता है, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में एक ही ध्वनि छिपी ही रहती है कम से कम। अगर केवल व्यंजन का ही उच्चारण कर दे तो, या फिर कोई दूसरी मात्रा चढ़ाओगे। ठीक है, ए के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे ख का मतलब है, ख में ए छिपा हुआ है, ये जो ये है ये असली व्यंजन है, इसमें ए छिपकर ये रूप लिखा जाता है। पे में ए छिपकर ये रूप लिखा जाता है। अगर ये वाला हिस्सा लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये स्वर रहित है। अभी एक भाई पूछ रहे थे रहित और सहित, स्वर रहित है, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है। इसको हम आधा पे भी बोलते हैं, इसको आधा पे बोल सकते हैं, या बिना स्वर के है इसलिए आधा अक्षर होता है। और ये जो लाइन लगती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इसको हलंत बोला जाता है। उम्मीद करेंगे ये क्या है, हलंत या हल जो है जिसके अंत में हल लगा हुआ है, इसको हल चिन्ह बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बाधित होती है। स्वर क्या है, बिना बाधा के बोला जाता है। और जब व्यंजन बोलते हैं तो जो अंदर से मतलब अंदर से आती हुई ध्वनि है, जो अंदर से वायु आ रही है, वो भीतर से आती हुई मुख के किसी ना किसी भाग में बाधित होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं टकराएगी, चाहे वो दांतों से टकराए हवा, चाहे हमारे होठों पर टकराए, चाहे तालू में टकराए, चाहे हमारे मूर्धा पर। तो ये इसी हिसाब से हमारे स्वर बनते, व्यंजन बनते। ठीक है जी, अब आ जाते हैं व्यंजन के प्रकार में। स्वर और व्यंजन का अंतर स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। व्यंजन के प्रकार जो है मुख्य रूप से स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन, उस या संघर्षी व्यंजन। इससे अलग संयुक्त व्यंजन भी आएंगे, संयुक्त अक्षर भी पढ़ाएंगे हम। ठीक है, वो सब भी आने हैं।
तो 3 प्रकार के मुख्य व्यंजन है। अभी देखिए हमने क्या करा, स्वर कितने हैं 11, अयोगवाह कितने हैं 2, स्पर्श व्यंजन कितने हैं 25, अंतस व्यंजन कितने 4, उस व्यंजन कितने 4। ठीक है, तो देखिए 4 4 8 और 25 33, 33 तो ये हो गए, 33 और 13, ठीक है कितना हो गए 4 4 8, 8 और 25 33, 33 और 13 कितना हो गए 46। अब यहां तक हमारे 46 बैठ रहे हैं। इसके बाद क्या रह गया, संयुक्त व्यंजन भी तो रह गए, संयुक्त व्यंजन रह गए, +4 हो गए संयुक्त व्यंजन, +2 क्या हो गए उच्छिप्त व्यंजन, उनको लगा दे तो 52 बैठते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये टोटल 52 क्या बैठते, संयुक्त व्यंजन और उच्छिप्त को लगा दे तो टोटल 52 बैठते हैं, यहां तक 46 बैठते हैं। तो किसी को अगर ये कंफ्यूजन है तो कहां कहां पर क्या क्या होता है उसका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है, ये 25 होते हैं और 25 में 5 5 के 5 वर्ग होते हैं, 5 5 के 5 वर्ग होते हैं, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अभी आने वाले सब ये 4 होते हैं, ये 11 और उसमें होते तीनों शय और है, तीनों शय और है, और ये 11 ये क्या होते हैं, ये भी हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। अभी इनके अंदर चलते हैं। तो हमने पहले स्वर पढ़ा, फिर व्यंजन पर आ गए, व्यंजन क्या होते हैं। अब ये जो स्पर्श व्यंजन है ये क्या है कि जब हवा हमारे उच्चारण में हवा और हमारी जीभ कहीं ना कहीं मुंह पे टच करती है, स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। कैसे, ये 5 होते हैं। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु जो है, वायु कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ को छूती हुई निकले, इनमें से किसी एक को, या तो कंठ यानी गला, तालु का मतलब क्या जीभ के नीचे, मूर्धा का मतलब जीभ के ऊपर, तालु नीचे है जीभ के ऊपर, यानी इस वाले हमारा जो ऊपर का जबड़ा है इसमें दांत के पीछे का स्थान मूर्धा, दंत मतलब दांत और ओष्ठ मतलब होठ, इनको छूती हुई वायु निकलेगी तो ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में ये कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इनके स्पर्श से बोले जाते हैं, इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम, ये जरूर याद रखना जो हम दूसरा नाम बता रहे किसी का भी, और इनकी संख्या कितनी है, 25 होते हैं भैया। ललित गुर्जर जी नमस्कार भाई, नमस्कार। ठीक है, अगर मैं आपके मैसेज नहीं पढ़ पा रहा उसके लिए क्षमा चाहूंगा, क्योंकि ये सब चीजें बताते समय दिमाग मेरा यहीं पर रहता है। ठीक है, समझ में आया। वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, 5 5 के 5 वर्ग बनते हैं। लिख लीजिए भाई, इनको स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद चलेंगे, आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। रिंकू गुरुजर जी, ये डैवर्ड है जो है स्पर्श व्यंजन में आते हैं, लेकिन डैवर्ड जो है उच्छिप्त भी है, उसमें स्पर्श और उच्छिप्त का अंतर बताएंगे। डावर्ड है जो है, अगर उसके नीचे बिंदी लगी हुई है तो वो उच्छिप्त है, और अगर नहीं है तो ये स्पर्श व्यंजन है, मूर्धन्य है, टैठा डैड है। ठीक है, आ जाते हैं। देखिए जो आप पूछ रहे हैं, अगर डे और ढे की बात करें तो 2 तरह से है। अगर डे को ऐसे लिखा गया तो ये मूर्धन्य है, ठीक है, और अगर इसको ऐसे लिखा गया तो ये उत्क्षिप्त में आ जाते हैं फिर। ठीक है, आ जाते हैं, अभी आ जाते हैं उनको। स्पर्श व्यंजन में हमने क्या कहा, देखिए इसको बोलते हैं पहले को कै वर्ग। कै वर्ग क्या है कि इसका पहला जो है वो कै से शुरू होता है, सबसे पहले कै ही आता है, ये इसी क्रम में आता है, याद रखना। कै वर्ग, चे वर्ग, फिर टे वर्ग, ते वर्ग, लास्ट में पै वर्ग आता है स्पर्श व्यंजन में। अब इसको चे वर्ग इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहला अक्षर च है, पे ता पै। ठीक है, तो पहले अक्षर के अनुसार उस वर्ग का नाम दिया गया। ठीक है, अब दूसरी चीज भाई देखिए, ये जो स्पर्श व्यंजन है इनमें पहला जो कै वर्ग है वो है कंठव्य है। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ में हवा टकराती है, कंठ से आवाज निकलती है, याद रखिए, गले से। आप उच्चारण करके देखिए, कै खे गे गे, ऐसे लगेगा जैसे यहां से कुछ कुछ हो रहा है, कै खे गे गे, यहां से आवाज आ रही है, यह है कंठव्य। मैंने क्या कहा, अंग्रेज जी को पढ़कर हम खुश होते हैं, इंग्लिश को पढ़कर, जिसमें कोई भी वैज्ञानिक चीज नहीं है। और अगर हमारी भाषा को देखोगे तो सोचिए वर्णमाला कितने सिस्टम से बनाएगी, पहले स्वर रखे, अयोग वहां रखे, फिर व्यंजन रखे, व्यंजन को भी इस कैटेगरी में बांट दिया कि जो जिसके साथ है, वरना तो वो ये भी तो रख सकते थे, कै कबूतर, खे खरगोश, चे चरखा, छह छतरी,
पे पतंग, फे फल, ऐसे भी तो कुछ भी रख सकते थे, अटपटा रख सकते थे ना वो, लेकिन नहीं रखा। उन्हें पता था कि किसका उच्चारण कहां से होगा, इसका ध्यान रखा उन्होंने, इसीलिए इसी क्रम में वर्णमाला बनाई। और तो और उन्होंने अल्प प्राण महाप्राण का याद रखा, उनको भी सिस्टम दिया, घोष सघोष का भी ध्यान रखा, हर चीज सिस्टमेटिक है भाई, बहुत बड़ी वैज्ञानिक भाषा है, ऐसे नहीं है। ठीक है, तो कंठव्य का मतलब है कि जिसका उच्चारण कंठ से होता है, कंठव्य, क ख ग घ आप चेक कर सकते हैं। तालव्य, इनका उच्चारण करते हुए तालु पर प्रभाव पड़ता है, तालु होता है जीभ के नीचे, अगर इनका उच्चारण करते हुए च छ जय जय कहो या चा छा जा जा कहो तो जीभ के नीचे होता है, कुछ गड़बड़ सी जो होती है। आप उच्चारण जरूर करके देखना भाई। दीप निवाली जी, राम राम भाई, राम राम। जो लिख रहे हैं यहां पर सबका उच्चारण करके महसूस करिए, महसूस करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है आज ही बताऊंगा एक जगह पर आपको। ठीक है, तो कंठव्य, कंठ में महसूस होगा आपको, इनका उच्चारण करके देखोगे। इनका उच्चारण करोगे तालव्य, तालव्य मतलब जीभ के नीचे। ठीक है, अगर टेट है डेड है अणय बोलेंगे तो मूर्धा, मूर्धा होती है जीभ के ऊपर, टेट है डेड है जीभ के ऊपर ही, इस वाले होठ जो हमारा ये वाला जबड़ा है ऊपर वाला, इसके पीछे कुछ प्रभाव पड़ रहा होगा, देख लीजिए आप, टैठा डेड है। ठीक है, तैथ है दैद है, ऐसे लग रहा है जैसे हवा सीधी आकर दांतों से टकरा रही है, दंते, तैथ है दैद है। ठीक है, दांतों पर प्रभाव पड़ रहा है। और इनका आप देखें तो पैफ है बैब है, होठों पर प्रभाव पड़ रहा है। सबसे जिसको महसूस करने में दिक्कत है वो सबसे पहले इसको महसूस करिए, एक बार महसूस होना शुरू हो गया तो फिर वो सारे को महसूस कर सकता है। और ये महसूस करना बहुत जरूरी है भाई, केवल रटने से काम नहीं चलता। ठीक है, समझ में आ गया होगा, हो रहा है, समझ में आया? तो देखते हैं फिर से, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां से करते हैं। पैप है बैब है मैं, देखिए होठों पर प्रभाव पड़ रहा है, सबसे आसान ये आता समझ में। फिर टैट है डेड है, मूर्धा जीभ के ऊपर, टैट है डेड है, बोलकर देखिए। ओके, फिर दांतों पर, तैथ है दैद है, दांतों पर। फिर आता है कैक है गैग है, यहां पर प्रभाव पड़ रहा है। और चैच है जैज है, जीभ के नीचे, ये थोड़ा सा कम महसूस होता है लेकिन हो जाता है जब 3-4 बार समझने की कोशिश करते तो अपना आप दिख जाता है। ठीक है, ये हो गया कंठव्य। अब हमने इनको समझ लिया भैया, इसके बाद जो आता है वो देखते हैं। इनमें क्या होता है, कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका जब हम उच्चारण करें तो अंदर से हवा कम निकलती है, कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करें तो अंदर से हवा ज्यादा निकल रही है। अगर हमारे अंदर से हवा कम निकल रही है तो उसे बोलेंगे हम अल्प प्राण, और जब ज्यादा हवा निकले तो महाप्राण। जैसे अगर हम इनका उच्चारण करें, जैसे पहले का, तीसरे का, पांचवे का, तो हवा कम निकलेगी, कोई सा भी अल्प, कोई से भी ग्रुप का देख लीजिए, ये अल्प प्राण है, पहला तीसरा पांचवा, और दूसरा और चौथा कोई सा भी उठा लीजिए, ये महाप्राण है। जैसे आप इसका बोलिए छह, एक बार बोलिए छह, कम हवा निकली, छह ज्यादा हवा निकलेगी। आप देखिए ख घ, हवा ज्यादा निकल रही है। जिनका उच्चारण करते समय हवा कम निकलती है अल्प प्राण है, जिनका ज्यादा निकलती है वो महाप्राण है। देखिए कितना सिस्टम से रख रखा, हर वर्ग में पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राणी है, दूसरा चौथा महाप्राण है। लिखते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट लेना अब। ठीक है, ये आते हैं अभी अंतस्थ व्यंजन, पहले अंतस्थ बता दिए इसने, स्पर्श के बाद फिर उनके अंदर चलेंगे। अंत का अर्थ होता भीतर, इनका उच्चारण अंदर से हो रहा है। ये व्यंजन चार होते हैं, ये रे ले वे, जब इनका उच्चारण करते हैं तो अंदर से ऐसा लगता है जिससे अंदर से आवाज निकले, ये रे ले वे, ये रे ले वे। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है ऐसे उच्चारण होता है जैसे स्वर को बिना मुंह में बाधित हुए निकल जाते हैं, ऐसे ये भी होते हैं। तो ये अर्ध स्वर है, स्वरों की यानी मात्राओं को आधा रूप मान सकते हैं इनको। ये रे ले वे क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, आएगा व्यंजन में ही लेकिन अर्ध स्वर कहा जाएगा। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद चलते हैं अब हम उष्म या संघर्षी व्यंजन। उष्म व्यंजन तीनों से और है, मैं पहले ही बता चुका हूं, तीनों से और है, उष्म व्यंजन है। उष्म का अर्थ होता गर्म। ठीक है, जब इनका उच्चारण करते हो तो मुंह के कई जगह पर टकराती है हवा, और जब मुंह से कई जगह टकराएगी तो संघर्ष करती हुई निकलेगी, इसलिए संघर्षी व्यंजन हो गया है। और उससे गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए उष्म व्यंजन हो गए। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा कर दे, उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म या संघर्षी व्यंजन कौन से? तीनों शय है और है। ये रे लेवे क्या है, अंतस्थ है।
तीनों श और है क्या है, उष्ण व्यंजन है। लीजिए स्क्रीनशॉट लेते रहिए भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अल्प प्राण मैंने बताया था, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती हुए अल्प प्राण कहलाते हैं, अभी बताया मैंने। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। अंतस्थ ये रे ले वे भी अल्प प्राण है। तो अंतस्थ व्यंजन भी और पहला तीसरा पांचवा भी अल्प प्राण है, इनके उच्चारण में कम हवा निकलती है, देख सकते हैं आप। अभी तो बोला, स्क्रीनशॉट भी लीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट में इसलिए बोल रहा हूं कि आपके प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएंगे, हर चीज की पूरी जानकारी होगी सिस्टम से, और स्क्रीनशॉट इसी क्रम में लेते हुए चलना आपको, जिस क्रम में हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं भैया। अल्प प्राण पहला तीसरा पांचवा और सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन, दूसरा और चौथा और उस व्यंजन क्या है, महाप्राण है। आ जाते हैं महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अल्प प्राण की तुलना में अधिक वायु निकलती है और है जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है ऐसा आवाज लगता है जैसे ख है, ख छ, तो है की आवाज आती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है, और उस वर्ण में तीनों श और है, ये भी महाप्राण है। लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया भाई, चलते हैं। ओके जी, कपिल गुरु जी राम राम भाई, राम राम। ललित जी, कपिल जी, दीप निवाड़ी जी, बहुत अच्छे। चले, अल्पप्राण महाप्राण आ गए। इसके बाद अघोष व्यंजन। अब देखिए, एक होता अघोष, दूसरा होता घोष या सघोष। इसको आप ऐसे समझिए कि जिनका उच्चारण करते समय यहां पर झंझनाहट हो वो सघोष है या घोष है, और जिनका उच्चारण करते हुए यहां पर झंझनाहट ना हो वो अघोष है। पहले हमने अघोष लिखा है। जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं, गले में कंपन नहीं होता। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष है, उस व्यंजन भी अघोष है। उस व्यंजन अघोष है, प्रत्येक का पहला और दूसरा अघोष है। जैसे अगर हम बोले पहला कै खे चे छे टे ठे, यहां पर झंझनाहट नहीं होगी, लेकिन कुछ कहेंगे जी हमें तो महसूस पता नहीं चल रहा कि हो रही है या नहीं हो रही। उसके लिए एक तरीका, जैसे अगर हमें महसूस करना है, देखिए ये सारे जो है बाद वाले जो है ये शघोष है। आप एक काम करिए, यहां पर उंगली रखिए ऐसे, तो कोई सा भी पहले दूसरा बोलिए, जैसे तय थे कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम बोलेंगे दय है तो यहां पर उंगली रखने के बाद महसूस होगा। आप बिना उंगली रखे च बोलिए, मतलब उंगली रखे ऐसे यहां पर गले को पकड़कर च बोलिए, च या च नहीं होगी, लेकिन जैसे ही हम इसको बोलेंगे जय तो एकदम से उंगली में झंझनाहट महसूस होगी। समझ जाना भाई। तुषार चामा जी नमस्कार, बताइए चेक किया क्या? तो अघोष वो होते हैं जिनमें यहां कंपन नहीं होता, पहला और दूसरा। एक बार बताना, चेक किया या नहीं किया? बाद वाले क्या है, सघोष है, उस व्यंजन अघोष है, येरे लेवे सघोष है, यानी अंतस्थ व्यंजन सघोष है। ठीक है, तो ये हो गया अघोष का, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसके बाद सघोष या घोष व्यंजन, जिन नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका झंकृत होती है, ये उसकी ओरिजिनल भाषा है, उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। स्वर तंत्रिका झंकृत होती है, मैंने कहा गले में कंपन महसूस होता है, बात वही है। प्रत्येक वर्ग के अंतिम तीन वर्ण और अंतस्थ व्यंजन और सारे स्वर जो हैं 11 के 11 स्वर वो सघोष है। सारे स्वर, अंतस्थ व्यंजन और अंतिम तीन वर्ण ये सघोष है भाई, या घोष है। ओके जा दीजिए, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ये जो ये लास्ट में लिख रहे हैं ना, इन पर ध्यान नहीं देते बहुत सारे, वो तो याद है सबको, लेकिन इन पर ध्यान नहीं देते कि कौन से में आएगा। ये कैटेगरी जरूर बताना चाहिए कि भैया येरे लेवे अल्प प्राण है और येरे लेवे सघोष है, उष्म जो है महाप्राण है और उष्म जो है घोष है, मतलब अघोष है। ये भी पता होना चाहिए भाई। ठीक है, चलते हैं, हो गया ये। इसके बाद चलेंगे संयुक्त व्यंजन। अब हमने क्या बताया था, संयुक्त स्वर बताए थे 4, और संयुक्त व्यंजन भी 4। देखिए ये संख्या में 4 है संयुक्त व्यंजन। कौन से? अक्षय, अक्षय जो क और श से मिलकर बना है, जैसे क्षत्रिय और रक्षक।
इसका अक्षय और इसका अक्षय जो है कै और शय के मेल से बना, ये भी पूछा जाता है कि ये किससे बना हुआ, कै और शय से बना हुआ। त्रय, तय और रय, आधा तय आधा रय, त्रिशूल सर्वत्र। ज्ञ, ज्ञ जो है जय और अणय से बना है, ज्ञानी आज्ञा, इसलिए जय और अणय से बना, तो इसको बहुत सारे जय भी बोलते हैं, जय। जैसे यज्ञ, यज्ञ को हम यज्ञ भी बोले तो भी ठीक है, यज्ञ बोले तो भी ठीक है। ओके। श्रेय, श्रेय और शय और रय छिपे होते हैं, जैसे शर्मी को श्री, इसमें शय में रय छिपा हुआ है। ये क्या हो गए, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त अक्षर पर, संयुक्त स्वर पढ़ चुके, संयुक्त व्यंजन, अब संयुक्त अक्षर पर आ रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हो चुका आपका, इसके बाद आता संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर क्या, देखिए इसके लिए इन दोनों के मेल से एक नया अक्षर बन गया, व्यंजन बन गया। लेकिन ऐसे अक्षर जो मिलाकर लिखे जाए लेकिन नया अक्षर ना बनाए, उन्हें संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर बोलते हैं, जिससे एक नया उत्पन्न नहीं होता। यहां पर नया उत्पन्न हो गया ना, ठीक है, ये तो है संयुक्त व्यंजन। वो संयुक्त अक्षर होता है जिनका प्रयोग कर सकते हो आप, लेकिन वो क्या है, नया शब्द या नया अक्षर नहीं बनाते। जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता, स्वर रहित स्वर सहित, यानी एक बिना स्वर के और एक स्वर के साथ मिलता है, यानी एक आधा और एक पूरा मिलता है, तो वह संयुक्त अक्षर कहलाता है। एक आधा मिलेगा एक पूरा अक्षर मिलेगा तो संयुक्त अक्षर कहलाएगा। जैसे उत्थान में आधा तय है पूरा थ है, स्कूल में आधा स है, युद्ध में ध और द मिलकर ये क्या बना, ये संयुक्त अक्षर बना। अब आप इसको संयुक्त व्यंजन नहीं कह सकते, द में ध को संयुक्त व्यंजन नहीं बोलेंगे, संयुक्त अक्षर है। क्योंकि द में कभी व भी जुड़ जाता है। जैसे अब कहेंगे जी द में व कैसे, जैसे द्वीप, अब द्वीप में द में व जुड़ा हुआ है और युद्ध में द में छ जुड़ा हुआ है, तो ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन वो चार ही है। ठीक, और चलते हैं। यहां दो अलग अलग व्यंजन मिलकर कोई नया व्यंजन नहीं बनाते, ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, कोई नया नहीं बनता। अब ये जो संयुक्त अक्षर है, इसमें देखिए तय में थ जुड़ा है, स में क जुड़ा है, द और ध का मेल हुआ है। अगर दोनों एक ही हो जाए, एक स्वर सहित एक स्वर सहित, यानी एक आधा और एक पूरा, एक ही वर्ण को दो बार लिखा जाए तो उसे बोलते हैं द्वित्व। उसको क्या बोलते हैं, द्वित्व। यहां पर अलग अलग है, ध्यान रखना, यहां पर तय और थ अलग है, स और क अलग है, लेकिन अगर एक ही अल्फाबेट को दो बार रिपीट कर दें, एक आधा लिखे एक पूरा लिखे, तो द्वित्व हो जाता है। तो संयुक्त व्यंजन क्या है, वो है जिसमें एक नया व्यंजन बनता है। संयुक्त अक्षर कौन सा, जिसमें नया व्यंजन नहीं बनता। उस संयुक्त अक्षर में अगर दोनों सेम मिल जाए तो उसे द्वित्व बोलते हैं। इस पर भी आ रहे हैं भाई, ठीक है, यहां पर आते हैं, देखें द्वित्व व्यंजन, जब शब्द में एक ही वर्ण दो बार मिलकर, एक ही वर्ण, वहां पर अलग अलग थे, एक ही वर्ण दो बार मिलकर प्रयुक्त हो तब उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कच्चा पक्का कुत्ता, यहां दो बार च है, दो बार क है, दो बार तय है, रस्सी, मिट्टी, हड्डी, आया था यूपीएसआई में पूछा था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये सब क्या है, द्वित्व व्यंजन के उदाहरण। द्वित्व व्यंजन में भी पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। स्वर रहित का मतलब बिना स्वर के, बिना मात्रा के, और जब बिना मात्रा का तो उसे आधा बोलते हैं। पहला आधा होगा दूसरा पूरा होगा, लेकिन होंगे दोनों सेम तो द्वित्व है, और अगर दोनों अलग अलग है तो संयुक्त अक्षर बोला जाएगा उसको। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। हाँ जी, दिल्ली भी बिल्कुल ठीक है जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, दिल्ली भी है इसमें। हो गया स्क्रीनशॉट द्वित्व व्यंजन का भी। आगे बढ़ेंगे। अब मुझे ये बताइए, मैं कुछ सवाल करता हूं फिर आते हैं हम, सवालों के बाद फिर शब्दों पर आएंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, करिए भाई। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया। कुलदीप लोहिया जी क्या कह रहे हो, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है, शब्द थोड़ी होता है, अभी तो बताएं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन दीर्घ स्वर है, इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है। ओके जी, दीर्घ स्वर, बिल्कुल ठीक आंसर है इसका भी डी है।
दीर्घ स्वर ये है, बड़ा ई की मात्रा, ये सारे छोटे हैं, ह्रस्व स्वर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश शाबाश। सही आंसर है 11। स्वरों की कुल संख्या 11, जिनमें ह्रस्व 4 हैं और दीर्घ 7 हैं। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। री किस प्रकार का स्वर है? ये किस प्रकार का स्वर है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर या प्लुत स्वर? ओके जी, देखते हैं नेहा जी, कपिल गुरु जी, तुषार जी, हर्ष बैंसला जी, सार्थक जी, दीप निवाली जी। ओके, इट्स, क्या बोल रहे हैं? क्या नाम भी ऐसा लिख रखे, काफी लंबा, पहचान में नहीं आ रहा। इसमें भी कई सारे आंसर आ रहे हैं भाई। अरे भैया, री तो ह्रस्व स्वर है भैया, ह्रस्व स्वर 4 ही तो होते हैं, छोटा ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री, यही तो ह्रस्व स्वर होते हैं, बाकी 7 तो दीर्घ। देखिए यही तो गलती है ना। अब कुछ का तो गलत हुआ ना, कुछ का गलत हुआ, अगर एक का भी गलत हो रहा तो याद रखिए अभी हम पढ़कर निपटे और साथ के साथ गलत हो रहा है। जब हम पूरी हिंदी पढ़ लेते हैं तब क्या होता है, हिंदी भी पढ़नी है, रीजनिंग भी है, मैथ भी है, जीएस भी है, सारे पढ़ना है हमें। तो इसलिए ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती है, तो इसीलिए बिल्कुल क्लियर करिए। लेते होता क्या है, अरे चल तो रहा है, ये तो पढ़ रखे हैं, क्या पढ़े, ऐसी छोटी छोटी गलतियां करेंगे, पता चला जी 4 सवाल 5 सवाल कब गलत हो गए पता नहीं चला, आसान वाले सवाल गलत हो गए। ठीक है, इनमें से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? इनमें से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ओके जी, ओके, बस यही है, मुझे आंसर जल्दी से इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आपका सही आंसर चाहिए। अरे 2 सेकंड फालतू लगाओ, सही तो करो। ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर बी है, कै और गै। अल्प प्राण जिसके उच्चारण में कम हवा नहीं। अरे भैया देखिए, छह छह में तो हवा बहुत ज्यादा निकल रही है ना। ठीक है, कै और गै पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होते हैं, अभी तो बताया था। तो ये पहला है, तीसरा है। ओके, और बढ़ते हैं भाई। ए और बी कैसे हो जाएगा जी? छह में तो दीर्घ नहीं है। ठीक है, धै भी चौथे नंबर पर है, तै थे दै है। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। जिन ध्वनियों का उच्चारण मुख और नाक दोनों में से होता है वे क्या कहलाती है? ये पढ़ाया नहीं है मैंने, लेकिन सवाल बना दिया, कोई बात नहीं, आ गया तो। मुख और नाक दोनों से होता है, उनको क्या बोलते हैं? ओके, अनुनासिक, इसे अनुनासिक बोलते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है उसे अनुनासिक बोलते हैं, और केवल नाक से होता है तो अनुस्वार बोलते हैं। जैसे अब देखिए, कुछ ध्वनियां होती हैं, जैसे अगर मैं कहूं कि ये एक हंस, ये जो हंस है ये अनुस्वार है, हंस, तो सिर्फ नाक से आवाज निकल रही है, हंस, अनय की आवाज जो है नाक से आ रही है। लेकिन अगर मैं इस पर आधा चंद्रमा लगा दूं तो ये हो गया हंस, ये हंसने वाला हंस है। न की आवाज और ए की आवाज मिलकर नाक और मुंह से दोनों से आ रही है, हंस, हंसना। ऐसे नहीं बोलते हंसना, हंसना। ठीक है, और तो हंस और हर्ष में अंतर है, ये समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है? ये अनुनासिक है, ये अनुनासिक है। ठीक है भाई, आगे समझ में आता है भाई? इसके बाद चलते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल जी। सी, ए, सी ए, क्या बात है भाई? इनमें से कौन सा दंत्य नहीं है?
तो देखिए टैट है, डैड है, क्या है, मूर्धन्य है। ये तो मूर्धन्य में आता है। तैत है, दैद है, नय। तैत है, दैद है, नय। तैत है, दै और धै और नय, ये क्या है, दंते होते हैं। तो ऑप्शन सी आ गया। इसके बाद चलते हैं, इनमें से किस शब्द में री मात्रा का प्रयोग हुआ है? सारे शब्द हैं जिनमें हमने रे की मात्रा का प्रयोग किया, लेकिन रे में री की मात्रा पूछ रहा है। बताइए। ओके 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 ओके, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। डी बिल्कुल ठीक है, अमृत। तो ये जो री की मात्रा है ये ऐसी लगती है, ये वाली जो नीचे लगा हुआ है ये री की मात्रा है। जैसे लिखा है कृपा, ये री की मात्रा है। अंकित विधुड़ी जी, हम लिस्ट वगैरह के ऐसे नहीं बताते भाई, आप 10 बार भी मैसेज करेंगे तो क्या फायदा। ठीक है, लिस्ट का ऐसे नहीं बताते कभी भी भाई, ओके, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी जबान कुछ भी झूठी हो। ये आपको हमारे चैनल पर सभी से अंतर मिलेगा। जब हमारे पास जानकारी होती है तभी हम लेते हैं, ऐसे हवा में तीर नहीं चलाते। अभी हमने कुछ दिन पहले बताया है, दिल्ली पुलिस फिजिकल तैयार रख लो, रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, अप्रैल की शुरुआत में फिजिकल शुरू हो रहे हैं, ये हमने अभी बताया है, पहले नहीं बताया, बार बार नहीं बताया। जब हमारे पास सूचना है, प्रॉपर सूचना है तो बताते हैं। और जिस दिन बताया था उसके बाद बहुत सारी प्रोग्रेस अब तक हो चुकी है। सबसे पहले हम नहीं बताया, लेकिन सूचना के आधार पर, ऐसे हवा में तो नहीं करा हमने, हवा में तीर नहीं चलाया, सूचना के आधार पर बताया, और उसके बाद प्रोग्रेस हो चुकी है। शायद आपके पास भी उस प्रोग्रेस की रिपोर्ट आ चुकी होगी कई जगह पर, लेकिन हमारे पास नहीं। ठीक है, चलते हैं भाई, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद इनमें से अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह वर्ण कौन से हैं बताइए। कोई बात नहीं जी अंकित जी, उसकी कोई बात नहीं है, चोरी वाली कोई बात नहीं होती, लेकिन हमें भी अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ता है। ओके, ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर है भैया डी, ये अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह किसके बीच आते हैं? स्वर और व्यंजन के बीच में अयोगवाह आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घ किस प्रकार का व्यंजन है? ओके, अयोगवाह बताया ना भाई मैंने, अयोगवाह दो ही होते हैं। ओके, चलिए, घ किस प्रकार का व्यंजन है? हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है, महाप्राण है। क्या घ अंतस्थ है? अंतस्थ में तो ये रह हुए होते हैं। क्या उसमें तीनों शय और है होते हैं? ये तो है नहीं। अब अल्पप्राण महाप्राण बचा, तो घ जो है महाप्राण व्यंजन है भैया। ओके, और चलते हैं भाई, इसके बाद देखेंगे किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। इनमें से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? ओके, कृष्णा भाटी जी क्या कर रहे हो? ये पिछले का दे रहे हो आप आंसर? कृष्णा जी देखना एक बार, आप शायद मैं इससे लेट चल रहे हो, तो इसको लाइव वाले को दबा देना। तो इसका सही आंसर है रस्सी। द्वित्व, रस्सी, आधा से और पूरा से। बताया था मैंने क्या होता है द्वित्व में, दो अक्षर एक से ही अक्षर एक साथ प्रयोग होते हैं। अर्धस्वर किसे कहा जाता है? इनमें से ये सब पढ़ा दिया मैंने, आज बता दिया, और उसी से क्वेश्चन बनाकर दिखा रहा हूं। अर्धस्वर किसे कहा जाता है? ओके 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 ओके, गुलशन भाटी जी, दीप निवाली जी, कैसे गलत कर रहे हो ये? अर्धस्वर, अंतस व्यंजनों को अर्धस्वर कहते हैं, ये रह लेवे को अर्धस्वर कहते हैं, अंतस व्यंजन को ये रह लेवे ही तो होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, इसके बाद देखते हैं ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ये किसके संयोग से बना है ये बताना है। ओके 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 ओके, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, इनको मिलाकर जय बनता है, ये वाला बिल्कुल ठीक आंसर है भाई। ठीक, और चलते हैं, तालव्य व्यंजन कौन से हैं?
तालव्य व्यंजन कौन से इनमें से ये बताएंगे आप? ओके 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 ओके। तालव्य व्यंजन कौन से हैं? ठीक है भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, छह छह जय जय। ओके जी, छह छह जय जय। गुलशन भाटी जी, आपका ये भी सवाल गलत है, थोड़ा ध्यान रखो। अगर आप लेट जुड़े हैं तो फिर मैं कहूंगा आप ये आप क्लास को जो ना शुरू से देखना। ठीक है, शुरू से देखना तो समझ में आएगा, ये गलती नहीं होगी। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है, इसमें गलती कर रहे हो आप थोड़ा। रे का उच्चारण स्थान क्या है? रे का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये तो हमने नहीं पढ़ा। ये तो हमने स्पर्श व्यंजनों की बात करी थी। रे तो स्पर्श में नहीं आ रहा है, फिर कैसे करोगे? हाँ जी, मैंने क्या कहा था, महसूस करिए। मैंने आपसे प्रैक्टिस कराई थी, महसूस करिए। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी आएंगी जिनको हमने पढ़ नहीं रखा, रट नहीं रखा, क्योंकि हमने स्पर्श व्यंजन तो कर लिया कि भैया ये दंत्य है, ये तालव्य है, ये कौन सा है, ओष्ठ्य है ये। लेकिन कुछ ऐसे आ गए जिनके पर ध्यान नहीं दिया तो कैसे होगा? तो उसके लिए महसूस करना जरूरी है। जैसे रे का उच्चारण, रे बोलेंगे तो हमारा कहां मूर्धा पर प्रभाव पड़ रहा है, रे ऊपर जा रहा है, जीव के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये मूर्धा है। हालांकि ये अंतस्थ व्यंजन है जिसे अर्धस्वर भी कहते हैं, लेकिन उच्चारण स्थान इसका मूर्धा है। तो ऐसे भी पता होना चाहिए। और देखते हैं, ये रे लेवे किस वर्ग के व्यंजन है? बिल्कुल जी, अंतस्थ व्यंजन है। अभी तो बताया, ये रे लेवे अंतस्थ व्यंजन है। श्रेय का निर्माण किन वर्णों से हुआ है? अब देखिए, से तो तीन दे रखे हैं, रे भी है, तो ये श्रेय है, ये कौन तीन दो से हुआ है? शय में भी ध्यान रखना कौन सा वाला शय है। बिल्कुल ठीक आंसर है इसका बी, ऑप्शन बी ठीक है भैया। ये वाला शय है, बड़ा शय और रे है। ठीक है, चलते हैं, बी ऑप्शन ठीक है। ओष्ठ्य व्यंजन उदाहरण है, ओष्ठ्य व्यंजन का उदाहरण बताइए। हाँ जी, लास्ट वाइज का बी ज्यादा था, कोई बात नहीं। ओष्ठ्य व्यंजन का उदाहरण बताइए भाई। ओके ओके ओके, बिल्कुल ठीक आंसर है ए। पे और बे, पे फे बे भे में, ये सब ओष्ठ्य व्यंजन है, ओष्ठ्य व्यंजन का उदाहरण है। अब आ जाते हैं, अब हम शब्दों की बात करेंगे कुछ। देखिए, अगर हम बात करें ये वर्णों की बात करें तो अब हम शब्द की बात करेंगे। देखिए, जो अभी हमने पढ़ा वो व्याकरण में आता है। जब हम संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास ये पढ़ेंगे व्याकरण में आता है। लेकिन हिंदी में आपको शब्दों पर भी पकड़ रखनी है। शब्द में एक तो चीज है जो व्याकरण में आएगा, तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, संकर शब्द कौन से होते हैं, देशज क्या होते हैं, विदेशज क्या होते हैं, ये सब तो आएगा ये व्याकरण में। लेकिन शब्दों पर हमारी पकड़ भी होनी चाहिए, शब्द का ज्ञान की बात कर रहे हैं। इससे भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। अब शब्द ज्ञान में आपको पहले तो शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, बहुत सारे शब्दों का। दूसरा, किसका पर्यायवाची क्या है, विलोम शब्द क्या है, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है, कौन सा अनेकार्थी शब्द है, कौन सा शब्द युग में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं और मात्रा बदलने पर अर्थ बदल जाता है। तो ये शब्दों की पहचान होती है, जहां से बहुत सारे सवाल निकल कर आते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि इतने सारे शब्द, भाई हिंदी में जो है बहुत सारे शब्द हैं, इतने शब्द हैं कि आप याद तो कर ही नहीं सकते सबको। तो एक तो ये कि अच्छे शब्दों पर पकड़ बनाइए, ये एक दिन का काम नहीं, 10 दिन का काम नहीं, इनको जितनी बार भी पढ़ोगे कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहिए इसमें। ठीक है, आप सोचिए कि हमने 1000 पर्यायवाची शब्द याद कर लिए तो सफिशियंट नहीं है। हो सकता है कि आप 100 में काम चला लो, हो सकता है 10,000 में भी काम ना चलाए। तो इससे बचने का एक तरीका है, बचने का तरीका, क्योंकि आप कितने भी याद कर लो सफिशियंट नहीं होता। तो इसके लिए एक चीज है, शब्द के लिए दो चीज करिए कि जोड़ना और तोड़ना। जिसने जोड़ना और तोड़ना सीख लिया वो शब्दों में महारत हासिल कर लेगा।
किसी शब्द को तोड़कर किसी को जोड़कर आप उसके अर्थ पर पहुंच जाते हो। जैसे जोड़ना और तोड़ने में उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, जैसे हमें एक शब्द पता चल गया तो उससे कई शब्द मिलते चले जाते हैं। जैसे एक शब्द है पानी, पानी का मतलब होता है हाथ। अब किसी भी शब्द के साथ अगर पानी जोड़ेंगे तो उसमें हाथ का जिक्र जरूर होगा। अगर किसी शब्द के साथ पानी जोड़ दे तो वो हाथ चलता है। बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं, आगे चल के भी थोड़ा सा शुरुआत कर रहा हूं मैं। जैसे अगर कहा जाए चक्र पाणी, तो जिसके हाथ में चक्र है उसे चक्र पाणी बोलते हैं। भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु को चक्र पाणी बोलेंगे, जिसके हाथ में चक्र है। ठीक है। गदा पाणी, जिसके हाथ में गदा है, हमारे बजरंग बली जी को गदा पाणी बोलेंगे। वीणा पाणी, वीणा पाणी का मतलब जिसके हाथ में वीणा है, माता सरस्वती को वीणा पाणी बोलेंगे। क्या बोल रहे कपिल जी? भैया जी एक डाउट है, कोर्स के अंदर है कि काउंटिंग नहीं है क्या? प्लीज क्या कह रहे हो? पता नहीं क्या लिख रहे हो भाई आप कपिल जी। चलिए यहां तक समझाया। चक्र पाणी, गदा पाणी, वीणा पाणी। जिसके हाथ में चक्र है, जिसके हाथ में गदा है, जिसके हाथ में वीणा है। तो अगर आपको ये पानी समझ में आ गया तो आपने एक सिर्फ ये पता होने पर आपको कई सारे शब्द याद हो गए। इनको रटना नहीं पड़ा, तो रटिए मत ना, समझिए। ऐसे ही पानी से एक बनता पानी ग्रहण। पानी ग्रहण जो बोलते हैं विवाह को बोलते हैं, विवाह शादी को पानी ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करेंगे यहां तक समझ आए। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको तोड़कर और जोड़कर हम शब्द बना सकते हैं। तो थोड़ा सा उधर की तरफ चलते हैं। देखिए अगर आपको पता चले कि किसी शब्द के बाद में जय लगा हुआ तो इसका मतलब जन्म या जन्म या पुत्र। दे का मतलब है देने वाला, लास्ट में लगा हुआ है। मैं का मतलब है भरा हुआ। वान का मतलब है वाला, और हीन का मतलब है बिना। ये जो है अपने आप में बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। जैसे बुद्धिहीन, जिसके पास बुद्धि नहीं है। धनहीन, जो बिना धन के है या जिसके पास धन नहीं। हीन का मतलब है किसी चीज की अनुपस्थिति, और वान का मतलब है किसी चीज का होना, वाला। जैसे धनवान, धन वाला। बुद्धिवान, वान के हो या मान, ठीक है, तो बुद्धि वाला। समझ में आ गया होगा। धनवान, ऐसे बहुत सारे शब्द बनेंगे, ये नहीं मैं तो एक एक दो दो उदाहरण बता रहा हूं। बुद्धिहीन, धनहीन, ठीक है, और धनवान। क्लियर है? ओके भाई। इसके बाद मैं, भरा हुआ। जैसे ये क्या है? क्रोध में। क्रोध में का मतलब वो क्रोध से भरा हुआ था। ये है जल में, जल में तो जल से भरा हुआ। रस में, रस से भरा हुआ। वहां पर कवियों ने रस में प्रस्तुति पेश की। कवियों ने रस में प्रस्तुति, रस से भरी हुई प्रस्तुति पेश की। ठीक है, रस में, जल में, क्रोध में भरा हुआ। दे का मतलब होता देने वाला। जैसे जलद, जलद मतलब है जल देने वाला। बादल को जलद इसलिए बोलता, जल देने वाला। जल कौन देता? बादल देता। नीरद, नीर देने वाला, बादल। ठीक है। सुखद, सुख देने वाला। दुखद, दुख देने वाला। ठीक है। जब किसी शब्द के बाद में ये लगते तो इनका मतलब ऐसे आप सहम कर सकते हैं। तो मैं एक एक दो दो उदाहरण लिख देता हूं। जैसे जलद, एक एक ही लिखूंगा हाथों पे। मैं का मतलब मैंने बताया जल में या रस में। दुख में, ठीक है। वान, धनवान। हीन, धनहीन या बुद्धिहीन। और जय, जय का मतलब है जन्म लेने वाला या पुत्र। जन्म वाला या पुत्र, किसी चीज से जन्मा या का पुत्र होता है जय। और इससे तो बहुत सारे शब्द बनते हैं। जैसे देखिए जय का समझिए अब, जय और जा। जय का मतलब क्या है? जिसके बाद पहले खाली स्थान मतलब कुछ शब्द है, उसके बाद जय है।
इसका मतलब है का पुत्र, या से उत्पन्न, या से जन्मा। और अगर जा जुड़ा हुआ है तो की पुत्री या से उत्पन्न। ये महिला के लिए, लड़की के लिए होता है। जैसे अब समझते हैं भाई, अगर आपसे कहा जाए जलज, जल से उत्पन्न, जो जल से उत्पन्न हुआ हो उसे जलज कहते हैं, कमल को जलज कहते हैं। नीरज, नीर से उत्पन्न। पंकज, कमल के ये पर्यायवाची है पंकज। तो पानी के किसी पर्यायवाची के साथ जय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो कमल की बात हो जाएगी। पंक मतलब कीचड़, कीचड़ से उत्पन्न पंकज यानी कमल। कमल कीचड़ में से उत्पन्न होता है इसलिए पंकज कहते हैं, जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ हो, या जो कीचड़ का बेटा हो, या जल का बेटा हो। अब याद रखना, जलज की बात करें तो जलज किसको बोल सकते हैं, कमल को बोल सकते हैं। मछली को भी जलज बोल सकते हैं, मोती को भी जलज बोल सकते हैं, शंख को भी जलज बोल सकते हैं भैया। मछली, कमल, मोती, शंख, ये सब जलज के एग्जाम्पल है। मुख्य रूप से कमल के ही लिए इस्तेमाल होता है इसका। जलज का मतलब है कापुत्र या से उत्पन्न। नीरज का मतलब है नीर के उत्पन्न। ठीक है, और चलते हैं भैया इसके बाद। तो अभी हमने एक तो उदाहरण बताया जलज या नीरज या पंकज। एक होता स्वेदज, स्वेदज, श्वेद मतलब पसीना, पसीने से उत्पन्न। जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो उसे स्वेदज बोलेंगे भाई। अंडज, अंडे से उत्पन्न। अब पक्षी को अंडज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अंडे से उत्पन्न होता है, पक्षी को अंडज बोलते हैं। स्वेदज क्या, पसीने से उत्पन्न हुआ हो। तो पसीने से उत्पन्न किसको बोलते हैं, जू। जो जू होती है उसको स्वेदज कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही पिंडज, पिंड से उत्पन्न। इंसान है, पक्षी, पशु है, इनको पिंडज बोलते हैं। इंसान और पशु को पिंडज बोलते हैं, पक्षी को अंडज बोलते हैं। स्वेदज पसीने से उत्पन्न, जलज जल से उत्पन्न। इसके बाद और चलते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं रविज, रवि की का पुत्र, रवि यानी सूर्य का पुत्र। और अगर कहा जाए रवि की पुत्री, रविजा मतलब रवि की पुत्री, सूर्य की पुत्री। ये सूर्य का पुत्र, ये सूर्य की पुत्री। अब सूर्य के दो पुत्र हैं भैया, सूर्य के दो पुत्र हैं, यमराज और शनिदेव। आज शनिदेव का ही दिन है। और रविजा कौन है, सूर्य की एक पुत्री है यमुना। तो सूर्य के किसी पर्यायवाची के साथ जय लग जाए तो सूर्य के पुत्र यमराज और शनिदेव का उच्चारण मतलब है। और अगर जा लग जाए तो सूर्य की पुत्री यमुना के लिए, चाहे वो भानुजा कहे या अर्कजा कहे या फिर रविजा कहे। रविज कहे, भानुज कहे, अर्कज कहे, ये यमदेव और शनिदेव के। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया, क्या जोड़कर आप कर सकते हैं, ये शब्द जोड़कर आप कर सकते हैं। जय का मतलब जन्म, दय का मतलब देने वाला, ये लिख लेना भाई। और एक एक उदाहरण भी लिख लेना जैसा हमने बताया। हाँ जी बिल्कुल आरती जी, तुषार जी बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब देखिए आपने में से कुछ ने कई कई बार पढ़ रखा, लेकिन फिर भी जब भी पढ़ाएंगे तो कोई ना कोई नए शब्द भी लाएंगे हम आपके लिए, नई चीजें सिखाएंगे और अच्छा स्पष्ट भी होगा। हाँ, इस पर हमने पढ़ रखा है लेकिन ध्यान नहीं दिया था, तभी तो आप स्ट्रांग बनते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। अगर किसी में गे लगा हुआ तो जानने वाला या ज्ञान रखने वाला। किसी के लास्ट में देखिए ये डैश लग रहा, यानी शब्द के बाद गे लगा हुआ, जानने वाला, ज्ञान रखने वाला। जैसे सर्वज्ञ सब जानने वाला, अल्पज्ञ कम जानने वाला, अज्ञ न जानने वाला, और विज्ञ विशेष जानने वाला। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और बताइए इंटरेस्ट आ रहा पढ़ाई में या नहीं आ रहा। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो बताओ, ये क्या है, लंबे टाइम तक आपके दिमाग में चीजें सेट होंगे। ठीक है, ये आपके दिमाग में लंबे टाइम तक चीजें सेट होती चली जाएंगी। लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। अगर किसी के साथ पति लगा हुआ है तो उसका मतलब है स्वामी या मालिक। जैसे गजपति हाथियों का स्वामी या हाथियों का मालिक, भूपति भूमि का स्वामी या राजा, लक्ष्मीपति लक्ष्मी का स्वामी, और गृहपति घर का मुखिया या घर का जो मालिक है उसको गृहपति बोलते हैं। पशुपति पशुओं का पति। ठीक है, भगवान शिव को पशुपति बोलते हैं। लिखिए, ठीक,
स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिए। और चलते हैं, क्या कह रहा है। अगर गामी हो, किसी के साथ गामी लिखा हुआ, चलने वाला या जाने वाला, ठीक है। प्रगतिगामी आगे बढ़ने वाला, आगे बढ़ रहा है जो, गामी का मतलब चलने वाला। पथगामी रास्ते पर चलने वाला, जलगामी पानी में चलने वाला, और प्रगतिगामी जो प्रगति के पथ पर चल रहा है, यानी आगे बढ़ने वाला है। लेते रहो स्क्रीनशॉट भाई। जब आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो फिर पता चलेगा, हाँ ये तो हमने पढ़ भी रखा, ध्यान नहीं दिया इस पर, अब याद रह जाएगा लंबे टाइम तक। फिर अगर उससे मिलता जुलता आएगा तो आप आराम से पकड़ पाओगे उस चीज को। धारी, धारी का मतलब होता है धारण करने वाला, जैसे चक्रधारी चक्र धारण करने वाला, शस्त्रधारी हथियार रखने वाला, और त्रिशूलधारी त्रिशूल रखने वाला या त्रिशूल को धारण करने वाला। गिरिधारी, गिरवर, गिरी यानी पर्वत को धारण करने वाला गिरिधारी। तो गिरिधारी भगवान कृष्ण और बजरंग बली को बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने पर्वत उठा रखा था, तो इसलिए इन्हें गिरिधारी बोलते हैं, ये गिरधारी। लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते रहो बस, ठीक है। और चलते हैं, क्या कह रहा है। अच्छा, मुझे अब ये कुछ शब्द बताइए, आडंबर का विलोम क्या है। कुछ शब्दों पर देखिए, पकड़ तो शब्दों पर बनवा ही दूंगा मैं। आज मैंने थोड़ी शुरुआत करी है कि शब्दों को जोड़ना और तोड़ना सीखिए। ये बताते रहेंगे डेली, जब भी कोई भी चैप्टर लेंगे उसमें हम शब्दों के बारे में बताएंगे। आडंबर का विलोम क्या है, ये बताइए। आडंबर का विलोम क्या है। आडंबर होता है जब किसी चीज का दिखावा किया जाता है, उसे आडंबर बोलते हैं। तो इसका विलोम है सादगी। आडंबर का विलोम है सादगी। दिखावा तो इसके पर्यायवाची, ये सब तो पर्यायवाची में यूज होंगे। इसका विलोम है सादगी। और देखते हैं क्या कह रहा है। वाचाल का विलोम क्या है। वाचाल का विलोम क्या है। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो बिल्कुल सही आंसर है मूक। वाचाल का मतलब होता है ज्यादा बोलने वाला, ज्यादा बोलने वाला। ओके। और मूक का मतलब होता गूंगा। इसका एक और होता, वाचाल का विलोम होता मितभाषी। तो मित जहां भी शब्द लग जाए वो कम के लिए होता है, कम बोलने वाला। कम बोलने वाले को मितभाषी बोलते हैं। किसी भी शब्द में, जैसे मित व्ययी, कम खर्च करने वाला, व्ययी कम खर्च करने वाला। मिताहारी, कम खाने वाला, जिस जो कम आहार लेता है उसे मिताहारी बोलते हैं। मिताहारी कम खाने वाला, मित व्ययी कम खर्च करने वाला, मितभाषी कम बोलने वाला। और कम बोलने वाला ये ज्यादा बोलने वाला, विलोम हो गया। और मूक का मतलब गूंगा है। तो एक तो बहुत ज्यादा बोलता है, गूंगा है, तो विलोम ये भी हो गया। तो वाचाल के विलोम ये भी है और ये भी है भाई। ठीक है, समझ में आ गया। केवल एक चीज नहीं कि हमने एक रट रखा है, समझिए वो क्या है, इसका विलोम क्यों है, और उसका और कुछ भी बन सकता है क्या, ये पता होना चाहिए। उत्कर्ष का विलोम क्या है। उत्कर्ष का विलोम बताइए क्या है। अच्छा, लगभग 1 घंटे 23 मिनट की क्लास हो चुकी है। बताइए, जो शुरू से जुड़े हुए उनसे कहूंगा, बोर तो नहीं हुए ना आज की क्लास में। या ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने टाइम पास किया है इस क्लास में। टाइम पास वाली या बोरिंग वाली चीज तो नहीं महसूस हुई ना। ठीक है भाई, तो बिल्कुल ठीक आंसर है डी, पतन। उत्कर्ष का विलोम है पतन। याद रखना, पतन का विलोम उत्कर्ष भी है और उत्थान भी है। किसी चीज का ऊपर बढ़ना। ओके जी, नहीं हुए, बहुत अच्छी बात है। बस यही है कि अगर हमारी क्लास 1.5 घंटे चले तो 1.5 घंटे का 1.5 घंटे ही पढ़ाई हो, और आपको लगे कि 1.5 घंटे में हमने इतना सीखा जितना 1.5 घंटे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1.5 घंटे में इतना सिखाया कि आधे घंटे की पढ़ाई और बाकी 1 घंटे बकवास, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं भैया। तो उत्कर्ष और उत्थान का विलोम दोनों का होता पतन। आगे बढ़ते हैं। न्यून का विलोम क्या है। न्यून का विलोम क्या है। न्यून का विलोम क्या है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक आंसर है सी, अधिक। न्यून का विलोम है अधिक। न्यून का विलोम अधिक है, बिल्कुल ठीक आंसर है भाई, सी। इसके बाद चलते हैं भाई। क्षीण का विलोम क्या है। न्यून मतलब कम को बोलते हैं,
क्षीण का विलोम क्या है? ओके जी, देखते हैं क्षीण का विलोम क्या है। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक आंसर है प्रबल। क्षीण कमजोर को बोलते हैं, तो ये जितने भी हैं ये क्षीण के पर्यायवाची है, दुर्बल, कमजोर, पतला। प्रबल इसका विलोम है। दुर्बल कमजोर को बोलते हैं क्षीण, और इसका विलोम होता है प्रबल, शक्तिशाली। ठीक है, और चलते हैं भाई, क्या कह रहा है। निरंकुश का विलोम क्या है? निरंकुश का विलोम क्या है? ओके जी, देखते हैं जी। CCAD, CD, सी ज्यादा है, ए और डी भी आए हैं। निरंकुश का विलोम, निरंकुश उसे बोलते हैं जिसके ऊपर किसी का नियंत्रण ना हो। अब इसका उल्टा बनाना तो नियंत्रित, ऑप्शन डी ठीक है भाई। निरंकुश बोलते हैं जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, जिसके ऊपर कोई नियंत्रण ना हो, उसे निरंकुश बोलते हैं। ठीक है, और तो अब इसका विलोम उल्टा बताएंगे तो नियंत्रित हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि हर चीज ऐसा नहीं कि आपने जो पढ़ रखा वही हो। बहुत आसान सा शब्द आएगा, उससे मिलते जुलते उन शब्दों को पहचानते हो, लेकिन वो ऐसे ही फंसा कर भी खड़ा कर देता है, जैसे इसमें हो गया आपके साथ। हाँ जी, स्वतंत्र का परतंत्र, बिल्कुल जी। इसके बाद चलते हैं, अवनति का विलोम बताओ बिना ऑप्शन के। अवनति का विलोम बताओ। अभी ऑप्शन दिए, बिना ऑप्शन चल रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उन्नति, बिल्कुल ठीक आंसर है जी, उन्नति। अवनति का हो गया उन्नति, बहुत अच्छे भाई। और देखते हैं, ओजहीन, ओजहीन का विलोम बताइए। ओजहीन, सोचिए क्या हो सकता है। ओके जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओजहीन का है ओजस्वी। ओजहीन, जो जिसके पास ओज नहीं है, जैसे धनहीन बताया मैंने। ओज मतलब तेज होता, चमक होती है, तो ओजस्वी। इसका एक और विलोम है कांतिमय। कांति चमक को बोलते हैं ना। ओजहीन का विलोम ओजस्वी या कांतिमय, इन ये दोनों आपस में पर्यायवाची है, इसके विलोम है दोनों के दोनों। ठीक है, हाँ जी, कांतिवान, कांतिवान कहो, कांति वह कहो, बिल्कुल ठीक जी। निंदा, निंदा का विलोम बताइए। निंदा का विलोम बताइए। निंदा का मतलब होता है किसी की बुराई करना, निंदा। तो इसका विलोम है प्रशंसा। कई बार लेकिन प्रशंसा कम आता है, इसका विलोम प्रशंसा है भाई। ठीक है, इसका दूसरा विलोम आता है स्तुति। निंदा का दूसरा विलोम है स्तुति। प्रशंसा भी कह सकते, स्तुति भी कह सकते, दोनों विलोम है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। विरह, विरह का विलोम क्या है? विरह, विरह का मतलब होता है बिछड़ना, तो इसका विलोम हो गया मिलन। विरह का विलोम हो गया मिलन, इसका विलोम है मिलन। विरह का मतलब बिछड़ना, और इसका विलोम हो गया मिलन। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। आगे देख, अग्रज, अग्रज का मतलब होता है जिसका जन्म आगे हुआ, अग्र मतलब पहले हुआ। इसका विलोम बोलिए। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, अनुज। अग्रज का विलोम है अनुज, बिल्कुल ठीक आंसर है। उत्थान का पतन हो चुका है, उत्थान और उत्कर्ष का पतन हो चुका है। खल किसका पर्यायवाची है? खल किसका पर्यायवाची है, ये बताएंगे आप। खल शब्द जो है ये किसका पर्यायवाची है? बहुत अच्छे, बिल्कुल जी बिल्कुल, दुष्ट। खल किसका पर्यायवाची? दुष्ट। दुष्ट का पर्यायवाची खल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है।
क्षिति किसका पर्यायवाची है ये बताएंगे। क्षिति, ओके जी सार्थक जी, बस हम भी क्लास को लास्ट ही कर रहे हैं अब। क्षिति किसका पर्यायवाची है ये बताइए। नुकसान, तुषार धामा जी बोल रहे हैं नुकसान। भूमि, पृथ्वी, सही आंसर है। क्षति होता है जिसको आप बता रहे हो तुषार जी, वो क्षति होता है, नुकसान होता है क्षति, ये क्षति है। तो क्षति जो है पृथ्वी या भूमि के पर्यायवाची है। ठीक है। सुरचाप, सुरचाप इंद्रधनुष का पर्यायवाची है, याद रखना, सुरचाप इंद्रधनुष का पर्यायवाची है। ओके, क्षिति किसका पर्यायवाची है? क्षिति है पृथ्वी का पर्यायवाची। भूमि, धरती, धरणी, भू, वसुधा, वसुंधरा, अवनी, और एक और लिख देना रत्न गर्भा, और भी बहुत सारे हैं। ये सब किसके? क्षिति या भूमि के पर्यायवाची हैं। भू, भूमि, धरा, वसुंधरा, धरा भी है, बिल्कुल जी, धरा भी लिख लीजिए, धरा नहीं लिखा होगा तो। धरा, धरती, धरणी, बहुत बढ़िया। और अभी मैंने एक लिखवाया था सुरचाप। सुरचाप का मतलब क्या है देखिए, सुर मतलब देवता, चाप मतलब धनुष, देवताओं का धनुष, यानी इंद्रधनुष, जो अंतरिक्ष में इंद्रधनुष दिखाई देता है उसे सुरचाप बोलते हैं। सुर मतलब देवता, ऐसे जोड़ना सीखिए ना, सुर मतलब देवता और चाप मतलब धनुष, देवताओं का धनुष। और देवताओं का धनुष क्या है? जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। चलिए, तो आज हमने शुरुआत की वर्ण से, और इसके बाद हमने कुछ शब्दों को भी बताया। उम्मीद करेंगे ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। और अब हम डे वाइज ही ऐसे ही क्लास करेंगे, डे वाइज ही करेंगे कि ये डे 1 की है, ये डे 2 की है, तो सीरीज में ही देखना आपको क्लासेज को, आपकी हिंदी बिल्कुल आराम से कवर हो जाएगी। अगर कैसी लगी है क्लास, पसंद आई है, इस सीरीज को कहां तक बढ़ाना है ये आप सब कमेंट करने वाले हैं। क्लास पसंद आई है तो अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए, और थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़वाइए अपने, आपका खुद का चैनल है तो चैनल के सब्सक्राइबर बढ़वाइए, क्लासेज को शेयर कीजिए, जो भी क्लास अच्छी लगती रहे उनको अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।